एवरीवन, वेलकम टू डीटीज़ क्लासेस। लास्ट क्लासेस में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बारे में पढ़ा था और उसके बाद फिर हमने देखा कि एक ही पॉइंट पे ई और वी का रिलेशन क्या होता है एक दूसरे के साथ, और कैसे हम पोटेंशियल के एक्सप्रेशन से इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन निकालते हैं। फिर हमने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हमें दी हुई हो तो हम दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकाल सकते हैं। उसके बाद फिर हमने गॉस लॉ भी समझा है। गॉस लॉ इसलिए समझा है क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल की जो डेरिवेशन होती है, स्पेशली जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस की वजह से होती है, वो आइदर इंटीग्रेशन से होती है या फिर गॉस लॉ से होती है। तो इसलिए हमने गॉस लॉ भी समझा। आज की क्लास में हम कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस हैं उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का जो एक्सप्रेशन होता है उनको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जो सबसे पहले बात हम शुरू करते हैं वो इस डायग्राम से शुरू करते हैं। इस डायग्राम में आपको क्या दिख रहा है? इस डायग्राम में आपको एक नीले रंग का पॉइंट चार्ज दिख रहा है जो कि सराउंडेड है तीन अदर पॉइंट चार्जेस से, और वो पॉइंट चार्जेस हैं Q1, Q2, Q3, जहाँ Q1 और Q2 पॉजिटिवली चार्ज हैं और Q3 नेगेटिवली चार्ज है। Q1 और Q2 के डिस्टेंस कैपिटल Q से R1 और R2 है और Q3 की डिस्टेंस R3 है। अब देखिए, ये तीनों चार्जेस Q के लोकेशन पे जो फील्ड इंटेंसिटी पैदा करेंगे रेस्पेक्टिवली वो होगी E1, E2 और E3, और वहाँ ये जो पोटेंशियल पैदा करेंगे वो होगा V1, V2 और V3। आपको अगर नेट फील्ड निकालनी है, नेट इंटेंसिटी निकालनी है, तो आपको इन तीनों इंटेंसिटीज़ का वेक्टर सम करना पड़ेगा। हालांकि पोटेंशियल निकालने के लिए आपको सिंपल एल्जेब्रिक सम करना पड़ेगा, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। एट द लोकेशन ऑफ, आप ध्यान दीजिए, एट द लोकेशन ऑफ कैपिटल Q, नेट फील्ड इज E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर प्लस E3 वेक्टर, and net potential is V1 plus V2 plus V3 algebraic sum। जहाँ आप देख सकते हैं पोटेंशियल का एक्सप्रेशन भी लिखा हुआ है KQ1/R1 प्लस KQ2/R2 माइनस KQ3/R3, माइनस क्यों? क्योंकि वहाँ चार्ज नेगेटिव है। ठीक है, तो ये देखिए, अगर बहुत सारे सिस्टम जो है, बहुत सारे पॉइंट चार्जेस का कलेक्शन हो तो नेट फील्ड और नेट पोटेंशियल ऐसे निकाली जाती है। ठीक है, अब देखिए, इसी बात को समझने के लिए हम यहाँ एक क्वेश्चन देखेंगे। तो देखिए, क्वेश्चन में चार चार्जेस बने हुए हैं और क्वेश्चन कह रहा है कि जो सेंटर पे फील्ड होगा स्क्वायर के, उसकी डायरेक्शन इनमें से किस साइड के पैरेलल होगी। ठीक है, पी पे आपको फील्ड का डायरेक्शन निकालना है। तो कैसे निकालेंगे हम? तो सबसे पहले देखिए, हम चारों के फील्ड का वेक्टर सम लेंगे। अब सबसे पहले अगर मैं बात करूँ फील्ड ड्यू टू चार्ज एट ए की, तो ये रिपल्सिव फील्ड है ना, पॉजिटिव चार्ज है तो रिपेल करेगा, तो इस डायरेक्शन में इसका फील्ड होगा। और इसकी फील्ड की जो मैग्नीट्यूड होगी उसको हम कितना लिखेंगे? तो हम उसको लिखेंगे E, और E की वैल्यू कितनी होगी बच्चे? E की वैल्यू होगी K इंटू द चार्ज इज Q डिवाइडेड बाई, लेट दिस डिस्टेंस AP डिस्टेंस बी x, करेक्ट? तो हम इसको लिखेंगे डिवाइडेड बाई x²। ठीक है, अब देखिए, ये मेरा फील्ड का एक्सप्रेशन हो गया पहले वाले की वजह से। इसको मैंने E से रिप्रेजेंट किया है और इस डिस्टेंस को मैंने x लिखा है यहाँ पे, माइंड इट। ठीक है, अब आप बताइए, जो बाकी चार्जेस आपको दिख रहे हैं उनके वजह से फील्ड E के टर्म्स में ही हम यहाँ क्या लिख सकते हैं? तो हम B के वजह से आते हैं। दिस इज़ फील्ड ड्यू टू A, माइंड इट। अभी जो हमने फील्ड लिखा है वो A के वजह से। ठीक है, और इसकी मैग्नीट्यूड जो भी कुछ है हमने उसको कैपिटल E से रिप्रेजेंट किया है। अब हम फील्ड ड्यू टू B जा रहे हैं, तो बताइए फील्ड ड्यू टू B कितना होगा? क्या फील्ड ड्यू टू B मैग्नीट्यूड में इसके जस्ट डबल नहीं होगा? बिकॉज चार्ज 2 टाइम्स है। और डायरेक्शन किधर होगी? डायरेक्शन होगी रिपल्सिव, B से P की तरफ रिपल्सिव। तो रिपल्सिव फील्ड का डायरेक्शन जो होगा वो ऐसे होगा, इंटेंसिटी इसकी डबल होगी, लगभग कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक है, तो निकालने की जरूरत नहीं, आप इसको डायरेक्ट लिख दीजिए कि इसकी वैल्यू भैया 2 ही होगी। ठीक है, उसके बाद आप C को देखिए, तो C का फील्ड 3 गुना चार्ज है,
तो इससे भी ज़्यादा आएगा, ठीक है। तो थोड़ा इसको छोटा कर देता हूँ मैं, ये बीच वाले को, चलिए इसको भी थोड़ा छोटा कर देते हैं। चलिए तो अब आइए हम बात करते हैं ड्यू टू सी की, ठीक है। तो सी के वजह से हम क्या वैल्यू लिखेंगे, इसको 3 लिखेंगे, 3 क्यू है तो इसको 3 गुना साइज का बनाते हैं। चलिए ये देखिए, तो ये हो गया, इसकी वैल्यू हम लिख देते हैं 3, और 4Q की वजह से और बड़ा हो जाएगा, 4 गुने हो जाएगा, वो भी रिपल्सिव होगा, ठीक है। तो उसको हम लोग लिखेंगे, ये देखिए ये और बड़ा बना दिया हमने, तो ये हो गया 4E। अब इन सब का रिजल्टेंट लेना है, तो सबसे पहले देखिए 4E और 2E का जो रिजल्टेंट होगा वो कितना होगा। 4E बड़ा है, 2E छोटा है और एक दूसरे का ऑपोजिट है, तो क्या इनका रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में 2E मैग्नीट्यूड का नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? इसका, इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, इन डायरेक्शन ऑफ 4E, बिकॉज इट इज़ अ ग्रेटर फोर्स एंड इट विल हैव अ मैग्नीट्यूड ऑफ 2E। सो लेट्स राइट इट। इसी तरह से 3E और E वाले का रिजल्टेंट जो होगा वो 2E होगा इन फेवर ऑफ 3, तो उसको भी बनाते हैं। तो अब देखिए 2 वेक्टर्स आपके पास मिल गए और इन दोनों का मैग्नीट्यूड 2E है। अब इन दोनों से आप पैरेललोग्राम कंप्लीट करिए। पैरेललोग्राम आप कंप्लीट करिएगा तो कुछ ऐसा दिखेगा, और इस पैरेललोग्राम का ऑब्वियस सी बात है कि जो रिजल्टेंट आएगा वो अलॉन्ग दिस डायरेक्शन आ जाएगा, और उसकी मैग्नीट्यूड कितनी आ जाएगी? ये आ जाएगी 2E इंटू √2, बिकॉज दे आर एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विथ ईच अदर, ठीक है। बट डायरेक्शन किसके पैरेलल आया? डायरेक्शन जो पैरेलल आता है वो आता है किसके, बताइए? इट इज़ पैरेलल टू, या तो DA लिखेंगे या फिर CB लिखेंगे, तो CB इज द करेक्ट आंसर। तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा, दिस द करेक्ट आंसर, ठीक है। और E की वैल्यू अब डाल दीजिए KQ/x² वहाँ। तो हमें तो डायरेक्शन पूछ रहा था बस। तो इस तरह से हम सभी वेक्टर का वेक्टर सम लेते हैं। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन में हमें पोटेंशियल पूछा जाता तो हम पोटेंशियल क्या लिखते? लाइक हमें P पॉइंट पे पोटेंशियल लिखना है, ठीक है। तो अगर हमें P पॉइंट पे पोटेंशियल लिखना है देन व्हाट विल राइट? पोटेंशियल एट P। सो विल जस्ट सम अप। तो बताइए A की वजह से कितना पोटेंशियल होगा? इट विल बी KQ डिवाइडेड बाई व्हाट? X, ठीक है। B की वजह से पोटेंशियल कितना होगा बताइए? दैट विल बी K2Q डिवाइडेड बाई सेम डिस्टेंस। C की वजह से कितना होगा बताइए? K3Q डिवाइडेड बाई X। D की वजह से कितना होगा बताइए? K4Q डिवाइडेड बाई X। सिंपली ऐड कर दो तो आपका नेट आंसर आ जाएगा 1 + 2 + 3 6 4 10 10 KQ डिवाइडेड बाई X। दैट्स इट। तो पोटेंशियल निकालते समय आपको स्केलर सम करना है, ठीक है। इस तरह से आप सिस्टम ऑफ मैनी चार्जेस की वजह से नेट फील्ड और नेट पोटेंशियल निकालते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन और लेते हैं इसी कंसेप्ट के ऊपर। चार्जेस आर प्लेस्ड ऑन द वर्टिसेस ऑफ a square as shown. Let E be the electric field and V be the potential at the center. If the charges on A and B are interchanged with those on D and C respectively, then what will change and what will remain unchanged? जिसके ऊपर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। सबसे पहले आइए, हमें कौन सा चार्ज इंटरचेंज करने कह रहा है? A का चार्ज और B का चार्ज। अब ये बताओ, A को इंटरचेंज कर दें, A को अगर हम इंटरचेंज कर दें किससे? D से कह रहा है, D से, ठीक है। और इसको यहाँ रख दे और इसको यहाँ रख दे, इसको यहाँ रख दे, तो क्या फ़र्क पड़ेगा मैग्नीट्यूड पे? मुझे लगता है कोई फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। डायरेक्शन पे फ़र्क पड़ जाएगा बेशक। तो आइए थोड़ा सा इसको हम समझ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी जो करंट सिचुएशन है इसमें क्या स्थिति है देखिए। तो अगर हम सेंटर की बात करें तो सबसे पहले सेंटर ढूंढते हैं इसका। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स विल टेक एज सेंटर। नाउ लेट्स से that from center the distance of each charge is equal to x, correct? Now take the electric field of each and every charge. So with due to A
the field will be repulsive, that is towards the C, and due to B, it will be repulsive towards D, right? Make a bigger arrow, yeah, like this. And you see, due to D charge and C charge, same amount of attractive field will be there. वो दोनों भी उतना ही फील्ड पैदा करेंगे लेकिन अट्रैक्टिव करेंगे. तो कहने का तात्पर्य ये है कि उन दोनों का फील्ड जो होगा, अगर मैं आपको बना के दिखाऊं तो मुझे कुछ नहीं करना है, मैं इसी वेक्टर की कॉपी करूंगा और उसमें ऐड कर दूंगा, ठीक है, ऐसे, और इधर वाले का भी ऐसे, ठीक है. तो कुल मिला के हमारे पास जो फील्ड हो जाएंगी वो एक ये वाला ई सी के वजह से, एक ये वाला ई हो जाएगा डी के वजह से, अट्रैक्शन के वजह से, और एक ये लाल वाला हो जाएगा बी के वजह से, रिपल्शन के वजह से, और ये लाल वाला हो जाएगा ए के वजह से, यानी रिपल्शन के वजह से. सो बेसिकली व्हाट वी आर हैविंग इज, वी आर हैविंग टू ई वेक्टर्स, राइट, टू ई वेक्टर्स. तो अगर हम चाहें तो इनको हम रिप्लेस कर सकते हैं या अलग से बना सकते हैं. तो देखिए, एक 2e इधर हो जाएगा और एक 2e इधर हो जाएगा, इस तरह से आ जाएगा. और जब हम इनको पैरेललोग्राम बना के इनकी रिजल्टेंट निकालने की कोशिश करेंगे तो ऑब्वियसली ये रिजल्टेंट नीचे की तरफ कुछ आ जाएगा, कुछ यूं आ जाएगा. तो इससे साफ साफ यही पता चलता है कि भाई जो मैग्नीट्यूड होगा तो वो हो जाएगा, कितना हो जाएगा मैग्नीट्यूड बताएं, 2√2e, है कि नहीं. मैग्नीट्यूड विल बी 2√2e एंड द डायरेक्शन विल बी डाउनवर्ड्स, द डायरेक्शन विल बी डाउनवर्ड्स. सो लेट मी राइट इट. It will be 2e, I'm sorry, it will be this was 2e and this was also 2e, so this became 2√2e and the direction is downwards. Now what if we interchange a with d, then what will happen? The square will look like, let me draw it, कोई हरी नहीं है, आराम से करेंगे, ठीक है. ये स्क्वायर ऐसा दिखेगा आपको, और यहाँ पे आपके पास माइनस क्यू चार्ज होगा, यहाँ पे आपके पास माइनस क्यू चार्ज होगा, यहाँ पे आपके पास प्लस क्यू चार्ज होगा, और यहाँ पे आपके पास प्लस क्यू चार्ज होगा, ठीक है. अब आपके पास सेंटर जो हो जाएगा, सेंटर तो वहीं रहेगा, सेंटर कहाँ जाना है, तो सेंटर जो है वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स पे होगा. और ये वाला चार्ज जो होगा, ये पॉजिटिव चार्ज जो है, जिसको आप कह सकते हैं कि भाई ये अब किस पॉइंट पे बताइए, ये पॉइंट का नाम क्या है, इन सभी पॉइंट्स का नाम भी लिखना होगा. ये ए पे, ये बी पे, ये हो गया सी, और ये हो गया डी. अब आप देखें, अब की बार ए जो है वो अट्रैक्ट करेगा, तो अगर ए अट्रैक्ट करेगा तो ए का जो फील्ड होगा वो उसकी तरफ होगा, और सी वाला रिपल्शन भी उधर लगेगा. तो इस बार आपका जो 2e वेक्टर है वो इधर आ जाएगा, और एक 2e वेक्टर आपका इधर आ जाएगा. माइनस क्यू बी का जो है वो अट्रैक्ट करेगा, और डी का प्लस क्यू रिपेल करेगा. और फिर आप इन दोनों का जब रिजल्टेंट लेंगे तो इस बार आपको रिजल्टेंट वेक्टर जो मिलेगा वो इधर मिल जाएगा, एज पर पैरेललोग्राम लॉ. तो देखिए, मैग्नीट्यूड में कोई परिवर्तन नहीं है, मैं आपको बताऊं, मैग्नीट्यूड विल रिमेन सेम, बट वेक्टर विल ऑब्वियसली चेंज, है ना. वेक्टर तो चेंज होगा ही होगा, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा, वेक्टर चेंज हो जाएगा. So let me draw the diagram first and let me write the values. So again, this is E, this is E, no, this is 2E, this is 2E, and this is 2√2E, 2√2E. But the direction is changing. So since direction is changing, we have to say that E vector is changing. E vector changes. अगर हम इसको, इस डायग्राम को ऐसे से ऐसे बनाते हैं तो इसमें कोई शक नहीं है कि हमारा जो ई वेक्टर होगा दैट विल अंडरगो अ चेंज. तो मैं यहाँ लिख देता हूँ ई वेक्टर चेंजेस. ई वेक्टर तो भैया बदलेगा. लेकिन जब हम बात करते हैं पोटेंशियल की, तो पोटेंशियल में तो डायरेक्शन का कोई लेना देना होता ही नहीं है. पोटेंशियल में डायरेक्शन कहाँ से आएगा, तो पोटेंशियल की जो वैल्यू आएगी सेंटर पे, वो आएगी कितनी,
आप कोई भी डायग्राम ले लो, इन आइदर ऑफ द डायग्राम अगर दो चार्ज प्लस क्यू वाले हैं, दो चार्ज माइनस क्यू वाले हैं, तो पोटेंशियल एट सेंटर आएगा के क्यू डिवाइडेड बाई, हमने डिस्टेंस को एक्स माना था तो दो हो गए ये वाले, और माइनस के क्यू एक्स वाले बाई एक्स वाले भी दो हो गए। तो भैया ये तो ज़ीरो आएगा पोटेंशियल, चाहे आप दोनों में से कोई भी डायग्राम ले लो, इन आइदर ऑफ डायग्राम्स। तो इसका मतलब क्या हुआ बताइए कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर जो है वो चेंज हो रहा है, लेकिन पोटेंशियल चेंज नहीं हो रहा, पोटेंशियल अनचेंज्ड हो रहा है। तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। अब आप देखिए, अब हम आ जाते हैं अपने उन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस के फॉर्मूलों पे जिनको कि हम सिंपल वेक्टर एडिशन से तो नहीं निकाल सकते, बिकॉज दे आर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो है, अब देखिए मैं सारे की डेरिवेशंस तो नहीं करा सकता फॉर बिकॉज ऑफ द टाइम कंस्ट्रेंट, तो मैं कुछ डेरिवेशंस कोशिश करूँगा कि मैं समराइज़ कर सकूँ थोड़े कम समय में, कि आपको समझ में आ जाए कि वो कैसे किए गए हैं, और फॉर्मूले जो है रेलेवेंट वो आपको बता दूँ सारे के सारे। तो देखिए इसमें सबसे पहले जो है वो एक यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है, और उसके एक्सिस पे हमें फील्ड की डेरिवेशन दी जाती है क्लास 12th में करने के लिए, ठीक है। तो अगर मैं थोड़ा ब्रीफली इसको समझा सकूं कि किस तरह से डिराइव किया हुआ है, तो आप ज़रा ध्यान दीजिएगा। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि अब ये वाला जो है वो इंटीग्रेशन से डिराइव होता है। तो हमने क्या किया है कि इस पॉइंट से इस पॉइंट को ले लिया, यहाँ पे हम एक छोटा सा चार्ज कंसीडर करते हैं, और इस चार्ज को हम कह देते हैं कि भाई ये चार्ज dq है, ठीक है। अब इस dq चार्ज के वजह से जो इंटेंसिटी यहाँ बनेगी वो रिपल्सिव होगी, और उसका ये डायरेक्शन होगा, ठीक है। और इसकी वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं भाई? तो इसकी वैल्यू हम लिख सकते हैं k इंटू डी क्यू डिवाइडेड बाई क्या लिखेंगे बताइए डिनोमिनेटर में? डिस्टेंस कितना है? तो पाइथागोरस थ्योरम के वजह से जो डिस्टेंस आता है वो कितना आता है बताइए? अगर ये r है और ये x है, तो इसमें कोई शक नहीं है कि ये वाला जो डिस्टेंस होगा दैट विल बी अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट, ठीक है। बट इसका स्क्वायर लेना होगा बिकॉज वी आर टेकिंग फील्ड, इन्वर्स स्क्वायर लॉ होता है फील्ड में। तो यहाँ हम लिखेंगे आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये तो एक्सप्रेशन हुआ किसका? डी ई का। किसने दिया डी ई? डी क्यू ने दिया। लेकिन ये जितने भी डी क्यू आप लेंगे, मान लीजिए आप डी क्यू यहाँ के जगह यहाँ पे ले लें, तो आप खुद सोचिए इसकी जो ज्वाइनिंग डिस्टेंस होगी वो डिस्टेंस कौन सी होगी? वो डिस्टेंस होगी ये वाली, सही है ना।
और उसके बाद इसका जो वेक्टर होगा वो किधर होगा, वो इसका वेक्टर होगा कुछ ऐसे, रिपल्सिव, सॉरी ऐसे होगा। हालांकि डिस्टेंस सेम है, चार्ज की वैल्यू भी डी क्यू ही हम अगर ले रहे हैं, सेम चार्ज ले रहे हैं, एलिमेंटल चार्ज, तो उस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि भाई जो एक्सप्रेशन आएगा डी का वो भी सेम आएगा, तो हम इसको भी डी लिख सकते हैं। लेकिन ये सारे वेक्टर सेम डायरेक्शन में नहीं है ना, अगर हम इन सबको इन सम अप करना चाहते हैं तो हमें वेक्टर सम लेना होगा। ठीक है, अभी वेक्टर सम कैसे लेंगे, तो वेक्टर सम हम लेने के लिए क्या करेंगे बताइए, हम इनके कंपोनेंट्स तोड़ेंगे। अब देखिए मोटा मोटा समझिए, अगर हमें ये नहीं भी पता कि क्या एक्सप्रेशन होगा, तो इतना तो हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में जानते हैं कि भाई ये एक जो है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मुझे दिया हुआ है, इसके वजह से इस पॉइंट पे मुझे एक टेस्ट चार्ज रखा हुआ, उस पर फोर्स निकालना है, और ये फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सेंट्रल फोर्स होता है। कैसा फोर्स होता है, सेंट्रल फोर्स होता है। तो अगर ये सेंट्रल फोर्स होता है तो इसकी डायरेक्शन किधर होगी, रिंग के सेंटर से पार्टिकल की सेंटर की तरफ होनी ही होनी है। तो डायरेक्शन हमें ऑलरेडी पता है कि डायरेक्शन इस डायरेक्शन में आएगा। ठीक है, इतना तो हम बिना डेरिवेशंस के समझ सकते हैं कि डायरेक्शन किधर आएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटेंसिटी का। अब अगर इधर आएगा तो हम क्या करेंगे, तो हम इस डी के दो कंपोनेंट ले लेंगे। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इस एंगल को मान लेंगे अल्फा। अब इस डी के हम दो कंपोनेंट लेंगे। देखिए एक कंपोनेंट इन दोनों डी का आ जाएगा इस डायरेक्शन में, और दूसरे वाले का भी इधर बनाते हैं। ठीक है, और दूसरा इनका कंपोनेंट आ जाएगा साइन कंपोनेंट, जो होगा इधर और इधर। साइन कंपोनेंट इनका कैंसिल हो जाएगा, दिस इज डी ई साइन अल्फा। सो साइन अल्फा डी का जो होगा टी ई साइन अल्फा, साइन अल्फा कंपोनेंट कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या बताइए, दोनों डी ई कॉस अल्फा ऐड होंगे, तो इस डायरेक्शन में आपको जो फील्ड आपको मिल रही है वो मिलेगी कितनी बताइए, इन दोनों एरोज के वजह से, दैट विल बी ट्वाइस ऑफ डी ई कॉस अल्फा। आई होप यू कैन सी इट, मैंने बहुत एनलार्ज कर रखा है, 2 DE कॉस अल्फा के अमाउंट के बराबर फील्ड आपको मिल जाएगी, इन दोनों को अगर ले लिया जाए तो। और ऐसे ऐसे डी क्यू में पूरे रिंग पे लेने हैं, तो हमें करना क्या पड़ेगा बताइए, अगर हम नेट फील्ड निकालना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें 2 DE कॉस अल्फा को आधे रिंग के लिए इंटीग्रेट करना होगा। अब आप बोलेंगे वाई वी हैव टू इंटीग्रेट इट फॉर हाफ अ रिंग, हमें आधे रिंग के लिए क्यों इंटीग्रेट करना होगा, बेटा हमें आधे रिंग के लिए इसलिए इंटीग्रेट करना होगा बिकॉज हर डी क्यू के ऑपोजिट एक डी क्यू तो हम लेके चल रहे हैं ना ऑलरेडी। आप समझिए, आपने 2 DQ का मिला के निकाला है ना, एक DQ तो आपने नहीं लिया, आपने उसके डायमेट्रिकली अपोजिट जो है वो दूसरा एक DQ भी लिया है, तभी तो आपको 2 DE कॉस अल्फा मिला ना। या तो आप 2 DE कॉस अल्फा को हाफ रिंग के लिए इंटीग्रेट करो, या फिर आप DE कॉस अल्फा को फुल रिंग के लिए इंटीग्रेट करो। सो ये इंटीग्रेशन जो आपको करना पड़ेगा वो फॉर हाफ अ रिंग करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको आप करेंगे, यहाँ लिख देता हूँ, फॉर हाफ रिंग। अब इसमें डी की वैल्यू आप डाल दीजिए। अब जब आप डी की वैल्यू डालेंगे तो आपको क्या मिलेगा बताइए, देखिए आपका 2 बाहर आ जाएगा पहले तो, उसके बाद के बाहर आ जाएगा, के बाहर आने के बाद सुनिएगा ध्यान से, ठीक है, के बाहर आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में आपके पास बाहर आ जाएगा r² + x²। और यही नहीं, कॉस अल्फा भी बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन से। क्यों बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन से बताएं, इसलिए क्योंकि आप एलिमेंट कहीं लो उसके लिए अल्फा सेम होगा ना, तो उसके लिए r बदलेगा। माइंड इट, r भी कांस्टेंट है हर एलिमेंट के लिए, x भी कांस्टेंट है हर एलिमेंट के लिए, और अल्फा भी कांस्टेंट है हर एलिमेंट के लिए। r, x एंड अल्फा आर नॉट गोइंग टू चेंज, ठीक है, फॉर ऑल एलिमेंट्स, फॉर ऑल एलिमेंट्स डी क्यू।
आप एलिमेंट डी क्यू कहीं भी ले, अल्फ़ा एक्स और आर उनके लिए सेम होगी। तो इसका मतलब अंदर में क्या बचा हमारे पास अंदर में बचा डी क्यू, और इसे हमें करना है हाफ रिंग के लिए इंटीग्रेट। तो हम कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे, हम 0 से इसको इंटीग्रेट करेंगे q/2 के लिए। और फिर हमारा एक्सप्रेशन क्या आएगा, अगर आप गौर से देखें यहाँ पे तो आपको कॉस अल्फ़ा का एक्सप्रेशन दिख रहा होगा। व्हाट कैन यू राइट फॉर कॉस अल्फ़ा, कांट यू राइट बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। व्हाट इज बेस एक्स, व्हाट इज हाइपोटेन्यूज, दैट इज आर स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, आई एम सॉरी, आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट। ये रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो आप इससे कॉस अल्फ़ा निकालेंगे, इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे और क्यू की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो अल्टीमेटली आपको एक्सप्रेशन मिलेगा ये। इस एक्सप्रेशन में थोड़ा सा परिवर्तन मैं करना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ पे एक मिसप्रिंट टाइप का दिख रहा है, सफिक्स दिख रहा है, सफिक्स जैसा नहीं है, पूरा का पूरा एक्स है, ठीक है। So it is like proper x. So it is kqx, k की जगह 1/4 pi epsilon naught x divided by r square plus x square की पावर 3/2. Now this is the expression of field. Now how to find potential? Now look, आपको मैंने क्या पढ़ाया है, एक तो आप पोटेंशियल भी इसी तरह के इंटीग्रेशन से निकाल सकते हो, ठीक है। और पोटेंशियल निकालने के कंडीशन में आपको तो ये भी नहीं करना है कि आप उसको रिजॉल्व करो, आपको रिजॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं, ठीक है। अभी अभी हमने जो फॉर्मूला किया वो ये किया। अब इसका अगर हम इंटीग्रेशन करें और कॉस अल्फ़ा की वैल्यू डालें इसमें, तो क्या मिलेगा हमें मिलेगा 2, ठीक, के, ठीक। कॉस अल्फ़ा की वैल्यू कितनी थी, एक्स बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, नीचे में एक आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पहले से है, एक्स, और यहाँ आ जाएगा डिनोमिनेटर में कितना, डिनोमिनेटर में आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, की पावर अब आ जाएगी 3/2, और q/2 आएगा इंटीग्रेशन के बाद, जो कि कैंसिल आउट होगा 2 से। तो अल्टीमेटली एक्सप्रेशन आपका ये आएगा जो बगल में लिखा हुआ आप देख सकते हो, ठीक है। अगर आप पोटेंशियल डिराइव कर रहे होते बच्चे, तो उस कंडीशन में आप क्या करते, आप सब कुछ सेम करते, रिजॉल्व भी ऐसे ही करते। आप तब लिखते कि भाई मुझे v निकालना है, तो मैं क्या करूँगा बताइए। v निकालने के लिए मैं एक एलिमेंट लूँगा और dv, जो कौन पैदा कर रहा है, जो पैदा कर रहा है dq, उसका मैं पूरे रिंग के लिए इंटीग्रेशन करूँगा, क्योंकि वहाँ रिजॉल्व करने का कोई टेंशन नहीं होता, ठीक है। तो कितना होता बताइए, वो होता k dq डिवाइडेड बाई उसकी डिस्टेंस, और dq की डिस्टेंस कितनी है, dq की डिस्टेंस अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, पॉइंट P से। पॉइंट P कहाँ है दिख रहा है आपको, ये देखिए, ये रहा पॉइंट P, ये देखिए, ये पॉइंट P है। तो पॉइंट P से उसकी डिस्टेंस कितनी है बताइए, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। उसको यहाँ हम लिखेंगे अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और उसके बाद हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो आर एक्स के तो इंटीग्रेट होना नहीं है, तो इंटीग्रेट होकर अल्टीमेटली हमें जो एक्सप्रेशन मिलेगा वो क्या मिलेगा बताइए, के कैपिटल क्यू डिवाइडेड बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। यही एक्सप्रेशन देखिए पोटेंशियल का आपके पास। तो इस तरह से देखिए हमने दोनों के एक्सप्रेशंस आपको बताए, और उसी के मुताबिक इनका ग्राफ बना हुआ है, ठीक है। ग्राफ में अब आप ज़रा गौर करिए, आपने ई का एक्सप्रेशन निकाल लिया, अब आप ई का एक्सप्रेशन 2 कंडीशंस में, 3 कंडीशंस में आप फिर से देखिए एक बार। देखिए हमने ई की जो वैल्यू निकाली है, ये वैल्यू निकाली है ई की, आपके सामने देखिए वैल्यू दिख रहा है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बताइएगा कि अगर मैं कहूँ कि भाई मेरा ई का वैल्यू क्या हो अगर x रेडियस के कंपैरिजन में बहुत बहुत, और देखिए यहाँ पे r होना चाहिए, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये मिसप्रिंट था यहाँ पे,
ठीक है, इन दोनों मिसप्रिंट को हम करेक्ट करें, नहीं तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं। यहाँ पे एक x होगा जो कि मल्टीप्लिकेशन में है, इट्स नॉट इन सफिक्स, और यहाँ पे जहाँ x छपा हुआ है यहाँ पे होना चाहिए r। ओके, अगर x की वैल्यू r के कंपैरिजन में बहुत बहुत छोटी हो तो उस कंडीशन में e की वैल्यू क्या हो जाएगी बताइए? उस केस में e की वैल्यू हो जाएगी k इंटू क्यू इंटू, नीचे में x नेग्लेक्ट हो जाएगा r के कंपैरिजन में, तो ऊपर में होगा x और नीचे में होगा r की पावर 3, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x हो जाएगा। फिर अगर मैं बोलूँ इसी एक्सप्रेशन को यूज़ करके कि बताओ e की वैल्यू तब क्या होगी जब x की वैल्यू r से बहुत बहुत बड़ी हो जाएगी, तो इस बार r को हम नेग्लेक्ट करेंगे, तो ऊपर में होगा k, ऊपर में होगा q, ऊपर में होगा x और नीचे में x क्यूब आएगा, एक x कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर वाला x कैंसिल होने के बाद नीचे में x क्यूब की जगह क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर बचेगा। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे है और पहला वाला जो था वो बहुत कम डिस्टेंस पे था। तो इस फंडे से अगर हम फील्ड की वैल्यू सेंटर पे लिखें, व्हाट इज फील्ड एट सेंटर, दिस फॉर्मूला implies that field at center is equal to 0 because x is 0 there, and the denominator वाला formula, this one is showing us कि e at x equal to infinite distance will be equal to 0। तो देखिए हमें यहाँ पे 4 रिजल्ट्स मिलते हैं। ठीक है, इसी फॉर्मूले, इस तरह की एनालिसिस आपको करनी होगी, तब जाके आप ग्राफ बना पाएंगे। ठीक है, आप ग्राफ बना पाएंगे और आप समझ पाएंगे कि वेरिएशन किस तरह से हो रहा है फील्ड का। तो अब आप देखिए, तो ई सेंटर पे भी 0 है, ई इन्फिनिटी पे भी 0 है, तो ग्राफ तो ऐसा आएगा, सेंटर पे 0 आएगा, इन्फिनिटी पे भी 0 आएगा, तो बीच में कहीं ना कहीं तो मैक्सिमा डेराइव होगा यहाँ पे। तो उसके लिए आपको क्या करना है वो आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ। आपको बहुत सारा कैलकुलस पढ़ाया हुआ है मैंने कैलकुलस की ढेर सारी लेक्चर अपलोड किए हैं बिल्कुल बेसिक लेवल से। तो आपको करना ये है कि टू फाइंड x at which e is maximum, differentiate e with respect to x and put it equal to 0. This is the condition of maxima. This is the condition of what? Condition of maxima. तो आपको फिर उसमें जो वैल्यू मिलेगी दैट विल बी, दिस इज r बाई रूट टू, जो रेडियस है उसका 1/√2 टाइम्स आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो 1/√2 टाइम्स ऑफ रेडियस पे आप देखेंगे कि आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सबसे ज़्यादा आएगा, और 0 पे भी 0 आएगा और इन्फिनिटी पे भी 0 आएगा, और बिल्कुल सेंटर के नज़दीक तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा। इट विल बी ऑलमोस्ट ए स्ट्रेट लाइन, इट विल बी स्ट्रेट लाइन नियर द सेंटर। क्यों भला? क्योंकि x की वैल्यू जब बहुत कम है तो हमने प्रूव किया है कि हमारा जो डिपेंडेंस होगा दैट विल बी लीनियर। फिर पोटेंशियल का देखें तो पोटेंशियल का एक्सप्रेशन देखिए आपके सामने है। अब पोटेंशियल की वैल्यू भी इसी तरह से हम निकालते हैं कि भाई पोटेंशियल की वैल्यू x वेरी वेरी लेस देन r पे क्या आएगा? तो ये आ जाएगा k q डिवाइडेड बाई r। और अगर हम देखें कि भाई पोटेंशियल x वेरी वेरी ग्रेटर देन r पे क्या आएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगा k q डिवाइडेड बाई x। सिंपल। तो ये जो ऊपर वाला फॉर्मूला है ये हमें क्या बताता है कि अगर सेंटर पे निकालेंगे तो भी यही वैल्यू रहेगी। सो इफ बिकॉज इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ x इन दैट केस, तो इफ यू फाइंड पोटेंशियल एट सेंटर दैट विल बी not 0, I am sorry, it will be same, that will be kq divided by r. And if we find potential at infinity,
देन द आंसर विल बी 0। तो ये देखिए पोटेंशियल की जो वैल्यूज़ हैं, लिमिटिंग वैल्यूज़, ठीक है, वो यहाँ बताई गई हैं। इसको भी मैंने बॉक्स में कर दिया, ये देखिए ये वैल्यूज़ है। तो मैक्सिमम जो वैल्यू होती है वो सेंटर पे होती है, वहाँ से फिर ये गिरता जाएगा, इन्वर्सली होगा तो ग्राफ इस तरह का बनेगा। सो दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ फील्ड एंड पोटेंशियल ड्यू टू अ चार्ज रिंग। अब एक का मैंने आपको पूरा बताया कि देखिए डेरिवेशन कैसे होता है, ये भी बताया। फिर मैंने आपको ये बताया कि लिमिटिंग वैल्यूज़ की एनालिसिस करनी होती है। देखिए एक फार्मूले के पीछे कितना कुछ पढ़ाई होता है, ठीक है। फिर मैंने आपको ये बताया कि मैक्सिमम वैल्यू अगर वहाँ मैक्सिमा बन रहा है कहीं पे या मिनिमा बन रहा है तो वो पॉइंट कैसे निकालें, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैंने बताई। अब हर केस का फॉर्मूला तो मैं नहीं बताऊंगा आपको, लेकिन जो उसमें रेलेवेंट एक्सप्रेशन है वो हम जरूर एक एक करके डिस्कस करेंगे। एक करना जरूरी था, कुछ इनमें से ऐसे हैं जिनका डेरिवेशन गॉस लॉ के थ्रू होना है, सो उसका भी हम एक दो एग्जाम्पल देखेंगे जिनका गॉस लॉ के थ्रू होना है। तो आज की डिस्कशन हम यहीं तक करेंगे। आज हमने केवल रिंग का हमने डिस्कस किया और सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस का डिस्कस किया। अगली क्लास में हम और भी जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस हैं उनके भी फील्ड और पोटेंशियल को डिस्कस करेंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही। अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, जिससे कि आप जो भी नोटिफिकेशंस हम जो भी मतलब लेक्चर्स हम डालें यूट्यूब पे तो आपको नोटिफिकेशंस उनकी मिल जाए। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द क्लास। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच।